triangle, on the equilateral triangle given below, ये ABC, ये 5 मीटर का साइड है, इस पे +1 कूलम, इस पे +3 कूलम। इसके कारण अब हमने ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है। तो बेटा इसके कारण इस पे रिपल्शन ऐसे होगी, दिस इज FAC AB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये हो जाएगी बेटे फोर्स ऑन A ड्यू टू C। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो FR रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ FAC स्क्वायर प्लस FAB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स FAC इंटू FAB इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो FAC किसके बराबर हो जाएगा बेटे, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2/5 का स्क्वायर, और FAB है ये फोर्स ऑन A ड्यू टू B। FAC क्यों कितना हो जाएगा बेटे, 9 इंटू 10⁹ इंटू 3/5 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है बेटे, FAB और AC की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी ऑन द पॉइंट A ड्यू टू दी चार्जेस +2 एंड +3। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए बेटे। Contact with a charged body either directly or through a conducting wire becomes charged. This method of charging is called charging by conduction। अब समझेंगे बेटा इसको, तो चार्जिंग कैसे हो जाती है, किस तरह हो जाती है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट नाउ। अब देखिए बेटा, अगर मेरे पास ये एक बॉडी थी विच वाज चार्ज्ड, लेट्स से द बॉडी वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड और इस पे +Q कूलम का चार्ज था, +Q कूलम का चार्ज था। ये एक अनचार्ज बॉडी थी, अनचार्ज मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है। इसको हमने इसके कांटेक्ट में एक कंडक्टिंग वायर के जरिए कांटेक्ट बना दिया, दोनों को इकट्ठे जोड़ दिया। अब बेटे एक चार्ज की खास प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस, देखो प्रॉपर्टीज हैं कुछ चार्जेस की, हमने कुछ 2 प्रॉपर्टीज तो डिस्कस की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और लाइक मींस पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। सो जो बेटे अब देखिए, ये अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, इसके से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो व्हाट विल हैपन, ये वायर एक कंडक्टिंग मीडियम है तो इसमें चार्ज का फ्लो हो सकता है। देखो बेटे कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें से चार्ज का फ्लो पॉसिबल होता है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करके इधर आना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स इधर आना शुरू कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो गए, ये बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज घटने लग जाएगा और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगी। तो बेटा क्या होता है कि ये धीरे धीरे कम पॉजिटिव होगी और ये धीरे धीरे पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी।
और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों पर एक ही चार्ज ना आ जाए, सेम चार्ज ना आ जाए। और सेम चार्ज का मतलब कितना है, मीन चार्ज। इस पे प्लस क्यू था ना, फाइनली ये फाइनल पता क्या पोजीशन होगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इस पर आ जाएगा Q/2 और इस पर भी Q/2, मीन चार्ज आ जाता है बेटे, ठीक है। नाउ अब हम इस कंडक्शन पे एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे डिस्कस। आपको ये पता लग गया कि कंडक्शन कैसे हो रही है और दो बॉडीज हम लोग जोड़ रहे हैं तो उनपे किस तरह से मीन चार्ज आ जाता है, ये सेकंड चार्जिंग मेथड है। अब देखिए बेटा, अगर मैंने एक बॉडी है मेरे पास जिसपे +10 कूलम चार्ज है और इसके साथ मैंने कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी रखी, दोनों को एक तार से कंडक्टिंग वायर से कांटेक्ट कर दिया, तो आप आफ्टर कांटेक्ट दोनों बॉडीज की चार्जिंग हो जाएगी, इस बॉडी की चार्जिंग हो जाएगी और चार्जिंग होने के बाद इस पे कितना +5 कूलम का चार्ज आ जाएगा और इस पे भी कितना +5 कूलम का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मीन चार्ज आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब बेटे अगर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम और ट्विस्ट करूं, मान लीजिए ये बॉडी पर +10 कूलम का ही चार्ज है और इस बॉडी पर नेगेटिव लेट्स से 2 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज है। अब अगर आप दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं फिर मीन चार्ज आ जाएगा। चार्ज कैसा होता है बेटे, एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब अगर मैं दोनों को फिर से कांटेक्ट में लाता हूं तो मीन चार्ज आएगा। मीन चार्ज कितना हो जाएगा बेटे, दैट विल बी 10 - 2/2, दैट इज 4 कूलम, +4 कूलम का चार्ज वापस दोबारा आ गया, ठीक है बेटे। सो ये जो मेथड है इसको कहते हैं कंडक्शन। और देखिए बेटा, अगर हम लोग घर में अर्थिंग कराते हैं, बेसिकली हर एक अप्लायंस की अपनी अर्थिंग कराते हैं, तो अर्थिंग में जो प्रिंसिपल है वो कंडक्शन का ही प्रिंसिपल प्ले रोल करता है। अब देखिए अर्थिंग में ऐसा है बेटे, जो हमारी ये अर्थ है, जो हमारी ये धरती है, इट इज ए बहुत बड़ी है ये कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू द बॉडीज दैट आर प्रेजेंट, ठीक है बेटे। और अगर हम किसी चार्ज बॉडी को, किसी भी चार्ज बॉडी को कांटेक्ट करा दें अर्थ के साथ तार के जरिए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अर्थ इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। अर्थ क्या कर देगी, इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, क्योंकि अर्थ पे जो चार्ज आया दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस बॉडी। अर्थ इतने इलेक्ट्रॉन दे देगी इसको कि ये बॉडी न्यूट्रल हो जाए। तो किसी भी बॉडी को अगर हमने न्यूट्रलाइज करना है, तो उस चार्ज बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है, उसका कांटेक्ट हम डायरेक्टली किसके साथ कर दें, अर्थ के साथ, थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, देन द बॉडी बिकम्स न्यूट्रल। तो बॉडी कैसी हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में द बॉडी बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। और ये चार्ज जो फ्लो हो रहा है दैट इज बाई कंडक्शन, ये जो न्यूट्रलाइजेशन हो रही है बॉडी की दैट इज बाई दी कंडक्शन, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रही है, कंडक्शन की वजह से हो रही है। तो बेटा ये हो गई चार्जिंग बाई कंडक्शन, ये हमने डिस्कस करा। नो इस पे देख लिया आपने किस तरह से चार्ज आता है, मीन चार्ज आता है। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाई इंडक्शन, नेक्स्ट इज बेटे चार्जिंग बाई नेक्स्ट इज चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखो बेटा, इंडक्शन होता है कि अगर दो एक चार्ज बॉडी के सामने एक अनचार्ज बॉडी लाई जाए, चार्ज बॉडी के सामने अनचार्ज बॉडी लाई जाए और कांटेक्ट ना कराया जाए, उनके बीच में कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट ना हो, तो भी अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है बेटे। when when an uncharged body is placed near a charged body, when an uncharged body is placed near a charged body without any physical contact, between the two, then the uncharged body becomes charged and this method
and this method of charging is called इंडक्शन। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। अब आप देखिए बेटा, ये हमारे पास एक बॉडी थी जिसपे प्लस क्यू कूलम का चार्ज था, इसके सामने आप एक अनचार्ज बॉडी लाए, होगा क्या, आपने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन बेटा इसका इन्फ्लुएंस यहां पे है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये अनचार्ज बॉडी रखी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, सारे पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन इसके फेस पे आ जाएंगे, और ये इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, यानी माइनस क्यू, और बाकी का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया बेटे, पीछे यहां पे, सो ये प्लस क्यू चार्ज। ऐसा है बेटे, इसको कहते हैं हम लोग बाउंड चार्ज, और इसको हम लोग कहते हैं अनबाउंड चार्ज। ये फ्री चार्ज है, ये बाउंड चार्ज है, ये दो बातें हो गई, ये दिस इज कॉल्ड बाउंड चार्ज, और इसको कहते हैं हम लोग फ्री या अनबाउंड चार्ज, फ्री और अनबाउंड चार्ज, दिस इज कॉल्ड फ्री और अनबाउंड चार्ज। आप देखिए बेटा, ये अगर हम लोग अर्थिंग करते हैं इस बॉडी की, अगर हम अर्थिंग करते हैं इस बॉडी की, तो यहां पे आपने अर्थिंग कर दी, सपोज अर्थिंग कर दी, तो ये सारा जो अनबाउंड चार्ज है यानी फ्री चार्ज है, इट फ्लोज टू दी अर्थ, ये सारे का सारा फ्लो कर जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज रह जाएगा बॉडी के ऊपर। और अगर आप इस बॉडी को अब डिटैच भी कर देते हैं, निकाल देते हैं, इसके पास से दूर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, पूरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपने फ्लो करवा दिया है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इसको अर्थ नहीं करते, अगर आप इस बॉडी को अर्थ नहीं करते, तो व्हाट विल हैपन, और दूर ले जाते हैं, तो ये बॉडी वापस न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा, और बॉडी विल अगेन बिकम अनचार्ज्ड। ठीक है बेटे, सो अगर हमने किसी बॉडी को चार्ज किया बाय इंडक्शन, तो जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके फेस पर आ गया, और एक चार्ज नेगेटिव चार्ज तो इसकी वजह से बाउंड हो गया, और पॉजिटिव चार्ज अनबाउंड है क्योंकि वो सारा पीछे इकट्ठा हो गया। और अगर आप अर्थिंग करते हो तो सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ को चला जाता है, और अगर आप अब इस बॉडी को अलग कर देते हो तो इस पे क्या आ जाता है, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेट नेगेटिव चार्ज इज माइनस क्यू। इज इट क्लियर बेटे? और अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसपे प्लस 10 कूलम का चार्ज है या माइनस 10 कूलम का चार्ज है, लेट्स से माइनस 10 कूलम का चार्ज है, और इसके सामने हम एक बॉडी लाए, ठीक है जी, हमने इसको टच नहीं कराया, सामने एक बॉडी लाया, अगर टच करा देते तो फिर तो कंडक्शन हो जाती, और कंडक्शन होती तो आप समझ सकते हैं बेटा, तो चार्ज जो है मीन चार्ज हो जाता है। और कंडक्शन की ये खासियत है कि जैसा बॉडी पर चार्ज होता है, पॉजिटिव नेचर का है, तो जो अनचार्ज बॉडी है उस पर भी पॉजिटिव नेचर का ही चार्ज आता है। इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आता है दूसरी वाली बॉडी पर। अब देखिए, अगर आपने ये नेगेटिव चार्ज माइनस 10 कूलम की बॉडी के पास ये अनचार्ज बॉडी रखी है, तो इस पर बेटे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके फेस पर, और यहां पर बेटे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 10 कूलम, और यहां पर बेटे माइनस 10 कूलम। और ये अनबाउंड चार्ज है यानी फ्री चार्ज है, ये अनबाउंड चार्ज है, और ये क्या है बेटे, बाउंड चार्ज, दिस इज बाउंड चार्ज। और अगर आपने अर्थिंग कर दी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सारा अनबाउंड चार्ज फ्लो कर जाएगा, और नेट चार्ज इस बॉडी पर उस समय कितना हो जाएगा, दैट विल बी प्लस 10 कूलम, नेट चार्ज प्लस 10 कूलम के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है बेटे, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ ये हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस किए बेटे, वन बाय वन वी डिस्कस्ड ऑल द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और हमने देखा हर एक केस में जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है, जो चार्ज था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल वाज ओबेड इन ऑल ऑफ द केसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड। जितने भी हमने केस डिस्कस किए सब में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो अप्लाई हो रहा था, और अच्छे से अप्लाई हो रहा था। अब देखिए बेटा, हमने कहा कि लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस
अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने बात कही। और देखिए बेटा, फिजिक्स में कोई भी चीज तब तक डिफाइंड नहीं है जब तक हम ये ना बता दें कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी तो लाइक चार्जेस के बीच में और अनलाइक चार्जेस के बीच में। देखो बेटा, ऐसा है, चार्ज फैला हो सकता है, चार्ज कैन बी स्प्रेड ऑन एरिया, कैन बी स्प्रेड लीनियरली, कैन बी स्प्रेड, charge can be spread on area, charge can be spread linearly, charge can be spread on a मतलब बेसिकली ऑन इन ए सॉलिड, सॉलिड मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है बेटे, तो अब हम लोग वी विल कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ऑफ रिपल्शन between 2 पॉइंट चार्जेस। देखो बेटा, पॉइंट चार्जेस की जब हम बात करते हैं तो ये पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट पॉइंट मास के कंसेप्ट के इक्विवेलेंट है। पॉइंट चार्ज का जो कंसेप्ट है पॉइंट मास के इक्विवेलेंट है। ठीक है बेटे, तो पॉइंट चार्ज जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज समाया हुआ है, सारा का सारा चार्ज किस पे है, एक पॉइंट पे है, यानी कि एक उस पॉइंट की, देखो पॉइंट जो होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो सारे का सारा चार्ज कहां पर है, एक पॉइंट पे है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्जेस हमने Q1 और Q2 सपोज किए हैं, और ये दोनों पॉइंट चार्जेस कितनी दूरी पर है आपस में, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज r। ठीक है बेटे, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज r। ठीक है बेटे, अब देखिए, कूलम एक साइंटिस्ट था, कूलम वाज ए इंजीनियर। बेटे कूलम्स लॉ, उसने बेसिकली दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल के बताई। देखो बेटा, ऐसा है, ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज अगर लाइक है तो Q2 Q1 के कारण रिपेल होगा और Q1 Q2 के कारण रिपेल होगा। तो कूलम ने कहा जितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पे एक्ट करती है उतनी ही फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पर एक्ट कर रही है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे कर रहा है यहाँ पे। तो जितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बट दे आर ऑपोजिट। ठीक है बेटे, अगर दोनों चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होते तो ये फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही होती, ऐसे। अब जब ये फोर्स कूलम ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके बताई, कहता कि ये जो फोर्स है, अगर हम F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर इज इक्वल टू F। ठीक है बेटे, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, and it is inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है। इट इज आइडेंटिकल टू किस तरह का है, इट इज आइडेंटिकल टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज जो होती है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे यानी जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू बॉडीज या 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, उसके इनवर्स स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हुई बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 by R square, Q1 into Q2 by R square। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन यदि आप हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटे क्या, F is equal to K times Q1 Q2 by R square। इस K को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये हमारा क्या हुआ बेटे, दिस इज नोन एज कूलम्स लॉ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस वी कॉल एज कूलम्स लॉ। ठीक है बेटे, सो ये this is the force of attraction or the force of repulsion between two
charges. This is the force of attraction, or this is the force of repulsion between 2 point charges q1 and q2 that are placed at r distance from each other. देखिए बेटा, कूलम लॉ में हम लोगों ने कहा कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 बाई r स्क्वायर. अच्छा बेटे, अगर दो पॉइंट मासेस हो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज F इज इक्वल टू, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो ये हमने, ये है बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब देखिए दोनों फोर्सेस के बीच में, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो है बेटे थोड़ा इससे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. वो डिफरेंसेस क्या है? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर मीडियम इंडिपेंडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर मीडियम इंडिपेंडेंट. सो देखो बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर मीडियम इंडिपेंडेंट. ठीक है बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर मीडियम इंडिपेंडेंट. और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं दे आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं दे आर मीडियम डिपेंडेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मीडियम डिपेंडेंट. ठीक है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मीडियम डिपेंडेंट. अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मीडियम डिपेंडेंट. अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर मीडियम इंडिपेंडेंट. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देखो बेटा ऐसा है, मीडियम पे क्यों डिपेंड करती हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is because of the electric field interaction between the two charges. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस वजह से है? It is because of the electric field interaction between the two charges. दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से बेटे क्या होता है? there is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्सेस चाहे दो मासेस को आप जहां मर्जी ले जाएं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बदलेगी नहीं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बदल जाती है जहां मीडियम हमने बदल दिया. अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये मीडियम डिपेंडेंसी है. अब हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा. देखिए, दो तरह के सिस्टम्स हैं हमारे पास, वन इज एसआई, वन इज सीजीएस सिस्टम. ठीक है बेटे, तो हम एसआई सिस्टम में सारी यूनिट्स को टोटली फॉलो करते हैं. तो अब आप देखिए बेटा, अगर हम लोग नाउ डिस्कस करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के को बेटा डिस्कस करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के को डिस्कस करें, तो बेटा देखिए, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है. एसआई सिस्टम में ये के जो हो जाता है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये कैसे निकाला गया है? दिस हैज बीन फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. कैसे निकाला गया बेटे? इट हैज बीन फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एयर और वैक्यूम. एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी है
परमिटिविटी इज परमिटेंस टू द फील्ड लाइंस, परमिटेंस टू द फील्ड लाइंस। अगर परमिटेंस, देखो बेटे, जो फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटेंस। यदि परमिटेंस ज्यादा है, ये परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटेंस ज्यादा है फील्ड लाइनों को, तो क्या होगा, फोर्स घट जाएगी। परमिटेंस कम है तो फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है बेटे, परमिशन कम है फील्ड लाइनों को तो फोर्स ज्यादा होगी, और परमिटेंस कम है, परमिटेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगी। अब ये बात बड़ी समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, दो चार्जेस थे Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। इन दोनों के बीच में मैंने कंडक्टर लगा दिया, कोई कंडक्टर डाल दिया, कंडक्टर मटेरियल डाल दिया, तो अब फील्ड लाइनों की परमिटेंस बहुत हाई हो जाएगी, बिकॉज कंडक्टर्स जो है दे रेडली सपोर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत अच्छी परमिटेंस है, तो इसलिए फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत कम। अब हमने अगर डिफरेंट मटेरियल लिए हैं और दोनों और उनकी परमिटेंस चेक करनी है, तो उसके लिए हर एक मटेरियल के पास एक यूनिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं K से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय K। K या रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव मतलब हर की परमिटिविटी हमने किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में दे रखी है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी हमेशा पानी की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में होती है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होती है। एप्सिलॉन K और एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। सो एप्सिलॉन permittivity of the medium is equal to epsilon naught into K या epsilon naught into epsilon R, या epsilon naught into epsilon R। ठीक है बेटे, या epsilon naught into epsilon R। Now this is called what? Absolute permittivity of any medium. This is called absolute permittivity of any medium. This is called absolute permittivity of any medium, that is equal to epsilon naught into dielectric constant K। अच्छा बेटे, K जो है ये इनफाइनाइट है, dielectric constant is infinite for conducting material. For conductors K is equal to infinity, K is equal to infinity। ठीक है बेटे, और K is greater than 1, ठीक है बेटे, K is greater than 1 or greater or equal to 1 for insulators। कोई मेरे से पूछे कि अगर किसी चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 5 है, भाई इंसुलेटर है, दैट इज इंसुलेटर, और K इनफाइनाइट है तो कंडक्टर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर्स। ठीक है बेटे, तो अब अगर इनफाइनाइट हो गया तो अगर किसी चीज को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि परमिटिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इनफाइनाइट, परमिटिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इनफाइनाइट। दिस इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। बेटा एब्सोल्यूट, सॉरी, ये मैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है ये एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर दो चार्जेस के बीच में, चार्जेस को हमने जोड़ दिया एक कंडक्टिंग तार से, तो उन दोनों के बीच में फोर्स जीरो हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इजीली परमिट होगी, बहुत हाई परमिटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कौन कर कंडक्टर्स बहुत हाई परमिटेंस देते हैं, परमिशन देते हैं अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को चलने की, लेकिन इंसुलेटर्स ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं बेटे, दे डोंट
गिव दैट मच गुड परमिटेंस। तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मीडियम डिपेंडेंट है। दो चार्जेस तेल में पड़े हैं तो फोर्स कुछ और होगी, दो चार्जेस हवा में पड़े हैं फोर्स कुछ और होगी। फोर्स चेंजेस एज द मीडियम चेंजेस, एज यू चेंज द मीडियम यू द फोर्स नेचुरली चेंजेस, द फोर्स चेंजेस। अब इस पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे, ये आपको क्लैरिटी हुई। ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्लैरिटी मैंने आपको कोशिश करी है पूरी देने की इसमें। नाउ अगर हमारे पास दो चार्जेस पड़े हैं Q1 Q2 r दूरी पर, तो आपको पता है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाई r स्क्वायर, Q1 इनटू Q2 बाई r स्क्वायर। अब मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज कर दिया, और जो मीडियम डाल दिया है दोनों चार्जेस के बीच में, उन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। क्वेश्चन ये है कि मैं इन दोनों चार्जेस को कितनी दूरी पर रखूं कि फोर्स वही आए जो हवा में आ रही थी। मतलब आई कैन चेंज r, क्योंकि अब साइला बदल गया, परमिटिविटी बदल गई, तो मैं क्या कर सकता हूं, r को बदल सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, फोर्स को दोबारा से क्या कर सकता हूं, डिफरेंट कर, फोर्स को दोबारा से सेम कर सकता हूं जो फोर्स ये आ रही थी। तो बेटा F रिमेन सेम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k, क्योंकि यहां पे क्या आएगा, एप्सिलॉन, परमिटिविटी अब एप्सिलॉन है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू k इनटू Q1 Q2 बाई r डैश का स्क्वायर। तो अब अगर आप इन दोनों को इक्वेट करो तो आपके पास आ जाता है r डैश स्क्वायर इनटू k इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका मतलब है r डैश किसके बराबर आ गया, r बाई रूट के, r डैश इज इक्वल टू r बाई रूट के, r डैश इज इक्वल टू r बाई रूट के। यानी कि अगर आपको मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि फोर्स वही आए जो हवा में थी, फोर्स वही आए जो हवा में थी। सपोज अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 होता, तो हम लोग अगर दोनों चार्जेस को, सेम चार्जेस को r/2 दूरी पर रख देते तो क्या हो जाता, then the force would have been same as that when they are kept in air। जब वो एयर में रखे गए हैं उतनी ही फोर्स अब हो जाती है इनके बीच में। ये एक बेटा क्वेश्चन है कंपटीशन में, इस तरह से पुट अप होता है। ये क्लियर हुआ आपको। नाउ मैंने आपको अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं बताई, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताऊंगा। परमिटिविटी बेटा, परमिटिविटी in free space, that is air or vacuum, epsilon naught is equal to 8.85 into 10 power minus 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये हो जाएगा। यूनिट्स क्या बन जाएंगी बेटे, देखो यूनिट्स हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट्स ये हो गई, दैट इज 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम। ठीक है बेटे, तो ये परमिटिविटी की वैल्यू कैलकुलेटेड है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है। नाउ ये हमने परमिटिविटी का जिक्र किया, परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिस्कस किया। ठीक है बेटे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और या रिलेटिव परमिटिविटी, और हमने किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाती है, दैट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ये हमने निकाला। अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास द कूलम्स लॉ, विल डिस्कस कूलम्स लॉ in vector form, we'll discuss Coulomb's law in vector form। तो
वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ क्या होता है, वी विल डिस्कस दैट नाउ। तो देखिए बेटा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, ठीक है बेटे, दोनों डिस्टेंस r से सेपरेटेड हैं, तो वेक्टर फॉर्म में अब आप देखिए, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R12 कैप। क्योंकि यहां पे आप वेक्टर की कौन सी डायरेक्शन लोगे, दैट विल बी R12 कैप लोगे। ये फोर्स जो F21 वेक्टर है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, R12 कैप की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, R12 कैप की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अच्छा बेटे, अगर मैं F12 वेक्टर लूं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड इंटू R21 कैप। ये किस डायरेक्शन में है, जो इसका पोजीशन वेक्टर है या इसका जो डिस्टेंस वेक्टर है वो है R221 है, और ये फोर्स किस पे लग रही है, F12 वेक्टर। अब देखो बेटा, R12 वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर इनटू R12 कैप। तो इसका मतलब है R12 कैप, दिस इंप्लाइज R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देन वी विल व्हाट वी विल गेट इज F21 वेक्टर is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by magnitude of R12 वेक्टर का क्यूब into R12 वेक्टर। और बेटे F12 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by magnitude of R21 वेक्टर का क्यूब into R21 वेक्टर। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास क्या आया, वेक्टर्स फोर्सेस आई इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखी। ठीक है बेटे, अब ऐसा भी हो सकता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर कॉन्सेप्ट, पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। तो इसमें बेटे मैं प्लेन में वेक्टर्स जो चार्जेस हैं उनको प्लेन में ले रहा हूं, यानी एक्स और वाई एक्सिस, यानी दो एक्सिस उनको उनकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। सो अगर हमारे पास ये बेटे वाई एक्सिस हो और ये सपोजिंग एक्स एक्सिस है, और हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, वन इज Q1 एंड अनदर इज Q2, इसका पोजीशन वेक्टर मुझे दिया हुआ है, दैट इज R1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर मुझे दिया हुआ है, दैट इज R2 वेक्टर। अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूं Q1 चार्ज पे ड्यू टू सेकंड, तो मुझको ये वाला वेक्टर चाहिएगा, ये वाला वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा, R2 वेक्टर प्लस ये R21 वेक्टर है ना, और ये कितना है, R1 वेक्टर। सो बेटा देखो, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। सो R21 वेक्टर किसके बराबर हो गया बेटे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू R1 वेक्टर। ये वेक्टर कहां से, 2 to 1 है, तो इसका 2 इनिशियल पॉइंट है, 1 फाइनल पॉइंट है, तो इसको R21 वेक्टर लिखा। R21 वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, या इसको हम लोग बेटे फाइनल पॉइंट बाद में लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर किसके बराबर हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है बेटे, तो अब देखिए,
अब हम किस पे निकाला जाते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है बेटे, Q1 Q2, ये बेटे इनिशियल पॉइंट ही लिखेंगे पहले, सॉरी इनिशियल पॉइंट ही पहले लिखेंगे, दैट इज R21 और ये भी 21, इसको हम R21 लिखेंगे। तो कैसे, ये 2 to 1 है, ये 2 to 1 है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, और ये R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, सो R21 वेक्टर इज इक्वल टू दिस थिंग, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो इसको इंटू R21 कैप, इसको लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 इंटू, इसको लिख सकते हो बेटे R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का क्यूब, so this will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon magnitude of R1 vector minus R2 vector का क्यूब into R1 vector minus R2 vector, ठीक है बेटे। सो ये हमारे पास क्या आई, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये वेक्टर फॉर्म में, ये क्या है, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए और दोनों के पोजीशन वेक्टर हमें नोन थे, इसका R1 वेक्टर था, इसका पोजीशन वेक्टर R2 था, तो हम किस पे निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन कौन सी ले रहा है, फोर्स 1 2 R21 कैप की डायरेक्शन ले रहा है, तो ये हमने लिखा बेटे, ये पोजीशन वेक्टर कांसेप्ट में हमने यूज किया कूलम्स लॉ को। नो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नो बेटे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बात करता है, देखिए अगर हमारे पास कई सारे पॉइंट चार्जेस हों, जैसे Q1 सो ऑन करते करते Qn, और हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो Q0, अब Q0 पे हम नेट फोर्स देखना चाहते हैं ड्यू टू ऑल दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, सारे जो चार्जेस पड़े हैं पॉइंट चार्जेस, इनके कारण हम देखना चाहते हैं कि Q0 पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो बेटा देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कारण जो फोर्स है इस चार्ज पर वो कितनी है, F01, अगर नेचर सेम है तो F01 वेक्टर इस पे फोर्स होगी। Q2 के कारण फोर्स देख लेंगे, Q3 के कारण, सारी फोर्सेस का क्या कर देंगे, अगर हम वेक्टर्स हम कर देंगे देन वी विल गेट द नेट फोर्स ऑन Q0। सो नेट फोर्स हम Q0 पे कैसे निकालेंगे, अगर हम सारी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे, मतलब नेट फोर्स F0 ऑन द चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज, नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू F01 वेक्टर, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2 वेक्टर, 0 ड्यू टू 3 प्लस सो ऑन फोर्स ऑन 0 ड्यू टू net force on the test charge Q0 is equal to vector sum of the forces due to individual charges Q1, Q2, Q3. This is known as principle of superposition. इसको हम लोग कहते हैं principle of superposition. अब बेटा इसकी प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या मैं कहना चाहता हूं। 4 point charges as shown below are placed on the corners of a rectangle. Then find the
net electrostatic force on the charge placed at corner D of the rectangle। तो बेटा देखिए हमारे पास ये एक रेक्टेंगल गिवन है और इस रेक्टेंगल की साइड्स हमको गिवन है। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर और इस पे चार्ज है +5 कूलम, इस पे चार्ज है बेटे -10 कूलम, इस पे चार्ज है +5 कूलम और इस पर जो चार्ज डी पॉइंट पे पड़ा है दैट इज +1 कूलम। हम लोग क्या चाहते हैं, +1 कूलम पर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन द +1 कूलम चार्ज। अब देखो बेटा कैसे करोगे इसको, ये इसके कारण इस पे फोर्स कैसे होगी, ऐसे। इस वाले चार्ज पर इसके कारण फोर्स कैसे होगी बेटा, ऐसे। ठीक है, ये क्या होगी, F ऑन D ड्यू टू A, ये हो जाएगा F ऑन D ड्यू टू C और इसके कारण इस पर फोर्स कैसे होगी बेटा, A, ऐसे। दिस इज फोर्स ऑन D ड्यू टू B। तो नेट फोर्स क्या होगी, इन सारों का वेक्टर सम। नेट फोर्स बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर फोर्सेस। तो अब देखो बेटा हम लोग FDC निकालते हैं। FDC किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया बेटे 9 इंटू 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू 5/4 फर्स्ट। अच्छा बेटे F अब आप ले लीजिए फोर्स ऑन D ड्यू टू, ये हमने फोर्स ऑन D ड्यू टू A लिखी थी बेटे। फोर्स ऑन D ड्यू टू C, फोर्स ऑन D ड्यू टू C क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटे 5 इंटू 1/4 का स्क्वायर, 5 इंटू 1/4 का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। और बेटे तीसरी जो फोर्स है, फोर्स ऑन D ड्यू टू B दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटे, दिस इंटू 10 इंटू 1 बाई क्या चीज, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटे 4, ये है 2, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 16 + 4 20, सो रूट 20 का स्क्वायर यानी ये हो गया 20। दिस बिकम्स थर्ड इक्वेशन। अब बेटे जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इस डायगोनल पे नहीं आएगा, इस डायगोनल पे नहीं आएगा, कुछ स्लाइटली डिफरेंट आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, वो रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे और ये एंगल भी निकाल लेंगे। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, ये एंगल भी निकाल लेंगे, फिर हमें इस रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल पता चल जाएगा। वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम। ये है बेटे 45 डिग्री और ये 90 प्लस ये जो एंगल आपने फाई निकाला होगा। ये दोनों वेक्टर्स का फिर दोनों के बीच का एंगल हमें पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द नेट रिजल्टेंट। नेट रिजल्टेंट जो फोर्स आएगी दैट विल बी समवट लाइक दिस। ठीक है बेटे, तो टेबल से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आपके लिए छोड़ता हूं, ये प्रॉब्लम आपने इस तरह से ट्राई करनी है। इज इट क्लियर बेटे? नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करूंगा मैं आपके साथ। Four point charges are placed on the corners of
a square as shown below. Find the net force on the point charge placed at corner C in the figure. ये हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड हमको 2 मीटर दे रखी है बेटे, ए बी सी डी, ये हमारे पास 4 कॉर्नर्स हो गए। अब यहां पे +2 कूलम का चार्ज पड़ा है, यहां पे +5 कूलम, यहां पे भी +5 कूलम और यहां पे -10 कूलम, ये चार्जेस पड़े हैं। हमने नेट फोर्स निकालनी है सी। सो नेट फोर्स ऑन सी is equal to vector sum of the forces on C due to A plus the on C due to B plus on C force due to D. Now बेटा देखो, इस चार्ज ने इसको रिपेल करना है ऐसे, ये तो होगी आपकी फोर्स ऑन C ड्यू टू D। इस चार्ज के कारण इसको रिपल्शन मिलनी है ऐसे, दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू B, और इस चार्ज के कारण इस फोर्स को, इस चार्ज के कारण इस पे कैसा होना है, अट्रैक्शन होनी है, वो इस तरफ होनी है, दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू A, दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बेटे इसकी लाइन में आएगा, क्यों, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। तो नेट फोर्स अब हम इसमें निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है बेटे। तो अब आप देखिए, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹ इंटू 10 × 2 बाय क्या चीज बेटे, ये 2 है, ये भी 2 है, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटे स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, ये फोर्स ऑन C ड्यू टू होगी। और फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 5 × 2/4, 5 × 2/4, ठीक है बेटे, 5 × 2/4। और फोर्स ऑन C ड्यू टू D विल बी सेम, तो इन दोनों का, लास्ट दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, Fr इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ FCB का स्क्वायर, FCB का स्क्वायर प्लस FCD का स्क्वायर, ठीक है बेटे। और नेट फोर्स यानी कि फोर्स ऑन C हो जाएगी, नाउ दैट विल बी इक्वल टू Fr माइनस FCA, ये आप बेटे सॉल्व कर लेंगे। नेट फोर्स ऑन C कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू Fr माइनस CA, बिकॉज दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं, तो जोन सी बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली फोर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें छोटी वाली फोर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक और क्वेश्चन बेटे, फाइंड द नेट फोर्स on the charge placed at point A on the equilateral triangle, given below,
ये ए बी सी, ये 5 मीटर का साइड है, इस पे +1 कूलम, इस पे +3 कूलम। इसके कारण अब हमने ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है। तो बेटा इसके कारण इस पे रिपल्शन ऐसे होगी, दिस इज एफ ए सी ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये हो जाएगी बेटे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो एफ आर रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए सी इंटू एफ ए बी इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो एफ ए सी किसके बराबर हो जाएगा बेटे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2/5 का स्क्वायर, और एफ ए बी है ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एफ ए सी क्यों कितना हो जाएगा बेटे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3/5 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है बेटे, एफ ए बी और ए सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी ऑन दी पॉइंट ए ड्यू टू दी चार्जेस +2 एंड +3। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए बेटे।